बैठ गया और ब्रेकफास्ट खत्म करने लगा। अगले कुछ दिनों तक अभिनव अपने काम में ही बिजी रहा। उसे पूरा यकीन था कि अब फिर से शेर सिंह उसके किसी भी फैमिली मेंबर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही वो ईशान के साथ मिलकर अपनी फाइनेंस कंपनी के सेटअप की तैयारी में जुट चुका था। दूसरी तरफ परमार फैमिली इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन अभिनव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। भारती की किडनैपिंग के बाद से अनन्या रोज अभिनव के घर आने लगी थी और वाणी के साथ मिलकर रोज रोज नई डिशेस भारती के लिए तैयार करती थी। अभिनव की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि वो परमार फैमिली के मामले से खुद को दूर रख रहा था, लेकिन खून के रिश्ते इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। शाम के वक्त अभिनव, हंसराज, कबीर और ईशान छत पर बैठे बियर पीते हुए ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। तभी हंसराज ने धीरे से कहा, अभिनव, वैनकूवर में मामला बहुत गर्म चल रहा है। चारों तरफ क्योस फैला हुआ है। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस धीमे से मुस्कुरा दिया। तभी ईशान ने बियर का घूंट लेते हुए कहा, परमार फैमिली पिछले कई दशकों से वैनकूवर में अकेले राज कर रही थी, लेकिन जब से तुमने और दामोदर सर ने उनकी कमर तोड़ी है, तब से बाकी के सभी बड़े प्लेयर्स उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में जुट चुके हैं। अब आगे क्या होगा? क्या परमार खानदान की बर्बादी का असर अभिनव की जिंदगी पर भी पड़ेगा? क्या ईशान के साथ अपनी फाइनेंस कंपनी सेटअप करने के बाद अभिनव गढ़वाल फैमिली में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? क्या शेर सिंह अपने फैमिली बिजनेस को डूबता हुआ देखता रहेगा या फिर दोबारा कोई नई चाल चलेगा? क्या ईशान सच में अभिनव के भरोसे के लायक है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। ईशान ने कुर्सी पर लेटे हुए कहा, मेरी कपूर फैमिली भी शेर सिंह को बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। तभी हंसराज ने कहा, परमार फैमिली के साथ क्या हो रहा है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां जो कुछ हुआ धीरे धीरे हमारे शहर में भी फैल रहा है। अभिनव ने यह सुनकर हंसराज को हैरानी से देखा। हंसराज ने आगे कहा, और जैसे जैसे परमार इंडस्ट्री के डाउनफॉल के साइड इफेक्ट तुम्हारी तरफ आएंगे, वैसे वैसे वो तुम्हें गढ़वाल परिवार और उनके हेयर्स के साथ कॉम्पीट करने में डिस्टर्ब करेंगे। ईशान ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं इस तरह के वेल्दी फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसने आगे जोड़ा, उस रात दामोदर सर ने जो कुछ किया था वो बहुत ही खौफनाक था, और अब तक सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि परमार इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि गढ़वाल परिवार का करंट हेड दामोदर गढ़वाल है। ईशान ने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुमने सबसे डील करने के लिए क्या सोचा है? अभिनव ने धीमे से हंसते हुए कहा, आई विल जस्ट वॉच एंड एंजॉय। इसके अलावा फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कबीर ने फाइनली कहा, एक्चुअली बॉस, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जब तक दामोदर सर का हाथ तुम्हारे पीछे है तब तक तुमसे उलझने की हिम्मत किसी में नहीं। तभी ईशान ने कहा, शेर सिंह को भी तो अभिनव और दामोदर सर के कनेक्शन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने भारतीय आंटी को किडनैप करने की हिम्मत की थी। कबीर एक पल के लिए स्पीचलेस रह गया। हंसराज ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, इस वक्त हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह कबीर के साथ अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अभिनव ने सभी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और कंपनी की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके विला के बाहर सिक्योरिटी मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया जिस पर अभिनव का नाम था। पास खड़े हंसराज ने कहा, लगता है शेर सिंह के डाउनफॉल का असर शुरू हो गया है। किसका इनविटेशन है? अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वैनकूवर से मित्तल फैमिली। हमारे शहर में एक लोकल ऑक्शन हो रहा है, वही आने का इनविटेशन है। हंसराज ने एक पल सोचकर मुस्कुराकर कहा, अगर ऑक्शन का इनविटेशन आया है तो इसका मतलब ये दोस्ती का हाथ है। अभिनव ने कहा, कार में बैठिए, मुझे जरा मित्तल परिवार के बारे में बात करनी है। ये कहते हुए अभिनव हंसराज के साथ कार में बैठ गया और ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में हंसराज ने कहा, मित्तल परिवार का बैकग्राउंड बाकी लोगों से कंपैरेटिवली काफी क्लीन है।
हालांकि वैंकूवर में वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि उनका मेन काम फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। वो ज्यादातर पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में पैसे लगाते हैं। 3 जनरेशन से उनकी फैमिली फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है और अब वे धीरे धीरे इंटरनेशनल फिल्म कंपनीज के साथ मिलकर वीएफएक्स और एआई फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर अभिनव को थोड़ी राहत मिली और उसने अपने आप से कहा, क्लीन बैकग्राउंड और अच्छे इंटेंशंस, ऐसे लोगों से मिलने में कोई हर्ज नहीं। अभिनव ने हंसराज से कहा, ठीक है, मैं आज रात ऑक्शन में ईशान को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हंसराज ने हाँ में सिर हिला दिया। आखिरकार अभिनव के पास अब हंसराज और कबीर के अलावा एक और ऑप्शन था जिसके साथ वो थोड़ा बर्डन शेयर कर सकता था। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को 6 बजे अभिनव अपने काम से फ्री हुआ और ऑफिस के बाहर वेट करने लगा। उसने ऑलरेडी ईशान को शाम के ऑक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तभी एक बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार अपने इंजन की तेज आवाज करती हुई पूरी सड़क पर शोर मचाकर तेजी से आई। आवाज सुनते ही अभिनव का ध्यान भी उस तरफ गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही महंगी और फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट्स कार आकर उसके सामने रुक गई। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और ईशान हंसते हुए बोला, अभिनव ब्रदर, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल कार ही तो है, आओ जल्दी अंदर बैठो। अभिनव ने एक पल के लिए उस कार को अप्रिशिएट किया, फिर गाड़ी में जाकर बैठ गया और अपने आप से बोला, गढ़वाल फैमिली का उत्तराधिकारी मैं बनने वाला। लेकिन जिस हिसाब से ईशान शो ऑफ कर रहा है, लोग यही समझेंगे कि ईशान ही गढ़वाल फैमिली का उत्तराधिकारी है और मैं केवल उसका बॉडीगार्ड। अभिनव ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, ईशान, तुम्हारे पास आखिर कितने पैसे हैं? पहले तुमने मेरे बंगलो के बगल वाला बंगलो खरीद लिया और अब इतनी महंगी गाड़ी लेकर आए हो। ईशान ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, नहीं, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, और वैसे भी दाऊदर सर तुम्हें इतने पैसे देते हैं, लेकिन तुम सारे पैसे अकाउंट में दबा कर बैठे हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है? लाइफ को थोड़ा जीना सीखो मेरे दोस्त। इससे पहले कि अभिनव कोई जवाब देता, ईशान ने एक्सीलरेटर पर पाँव रखा और गाड़ी तूफान की तेजी से सड़कों पर दौड़ने लगी। लगभग 7:30 बजे के आसपास वे लोग ऑक्शन हाउस पहुंचे। रात का अंधेरा बढ़ चुका था। अभिनव कई महंगी जगहों पर गया था, लेकिन ऑक्शन हाउस में आज उसका पहला मौका था। अभिनव काफी सोच समझकर एक एक कदम बढ़ा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ईशान एक कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ चल रहा था, मानो उसके लिए सब नॉर्मल बातें हो। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, टोरंटो में ऑक्शन हाउस बहुत ही ज्यादा क्लासी होते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा छपरियों वाला लग रहा है। नाम ही देखो क्या है, सपनों का सौदागर ऑक्शन हाउस। अभिनव बिना कोई जवाब दिए धीरे से मुस्कुरा दिया। एंट्रेंस के पास उन्होंने इनविटेशन दिखाया और उनका वीआईपी पास देखकर एक स्टाफ मेंबर उन्हें सेकंड फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में ले गया। जैसे वे दोनों सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, तभी पूरे ऑक्शन हाउस की लाइटिंग डाउन हो गई और केवल सेंट्रल स्टेज पर स्पॉटलाइट गिरने लगी। दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस के पास एक लड़की की मखमली आवाज गूंजी, दादाजी, क्या सचमुच में अभिनव गढ़वाल की कोई फोटो भी नहीं है? मैं उसे पहचानूंगी कैसे? तभी एक बूढ़ी और भारी आवाज में एक आदमी ने कहा, सानिया, हम बाकी के पावरफुल फैमिलीज की तरह नहीं हैं। बहुत कोशिश के बाद भी केवल इतना ही पता चल पाया है कि शेर सिंह का महल तोड़ने में गढ़वाल परिवार का हाथ था और अभिनव गढ़वाल परिवार के उत्तराधिकारी बनने का कैंडिडेट है, लेकिन हम उसकी फोटो तक नहीं निकाल पाए। तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करके अभिनव का पता लगाना पड़ेगा। तभी उस लड़की ने कहा, टेंशन मत लीजिए, वो लड़का जो फुल कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ चल रहा था, जरूर वही अभिनव होगा, क्योंकि वो दूसरा वाला लड़का तो अपने सूट और चाल से बिल्कुल रिजर्व्ड और न्यू भी लग रहा था। जरूर वो अभिनव का बॉडीगार्ड रहा होगा। बूढ़े आदमी ने यही आवाज में कहा, मुझे भी यही लगता है सानिया, हमारे फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम आज अभिनव को अपने ऊपर भरोसा दिला सको तो फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो दादाजी,
मेरी खूबसूरती के आगे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार भी नहीं टिक पाए, फिर ये अभिनव क्या चीज है। तभी खूबसूरत सी कमाल की फिगर वाली सानिया अपनी लंबी सी लॉन्ग स्लीव ड्रेस में सीढ़ियां चढ़ती हुई सेकंड फ्लोर पर चली गई। सेकंड फ्लोर पर अभिनव और ईशान जैसे उस प्राइवेट रूम में गए, वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि कमरे के अंदर बहुत ही रोमांटिक लाइट्स और कंफर्टेबल बेड लगाया गया था। ऑक्शन स्टाफ के जाने के बाद अभिनव ने कंफ्यूज होकर कहा, इस ऑक्शन हाउस में जितने भी प्राइवेट रूम्स हैं, क्या वो इसी तरह डेकोरेट किए जाते हैं? ईशान ने कहा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है दोस्त, ये सारा अरेंजमेंट बहुत ही अजीब है, हम यहाँ सोने थोड़ी आए हैं। ये सुनकर अभिनव की आंखें फड़कने लगी और वो पास में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने कमरे को अच्छे से देखा तो वहां पर हाफ नेकेड लड़कियों की पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। साथ ही कमरे में एक बहुत तेज खुशबू फैली हुई थी। अभिनव और ईशान दोनों ही ऑकवर्ड से कमरे में बैठे हुए थे। तभी अभिनव की नजर सामने की बड़ी सी खिड़की पर गई, जहां से सीधे सेंट्रल स्टेज का व्यू दिख रहा था। अभिनव ने अपने आप से कहा, यहाँ से व्यू तो वाकई अच्छा है। मित्तल परिवार ने रूम तो अच्छा चुना है, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत ही अजीब है। अभिनव इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखें ईशान से मिल गई। ईशान ने दूर हटते हुए कहा, कुछ ऐसा सोचना भी मत। ये सुनते ही अभिनव की हंसी छूट गई और उसने टेबल पर रखा एक वास उठाकर ईशान के ऊपर दे मारा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और अगले ही पल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज आई, मिस्टर अभिनव, मैं सानिया मित्तल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर ईशान ने अभिनव की तरफ देखा। अभिनव ने हाँ में इशारा किया और ईशान ने आवाज लगाकर कहा, अंदर आ जाओ। जैसे ही सानिया अपनी लॉन्ग स्लीव व्हाइट कलर की ड्रेस में अंदर आई, उसके चेहरे पर एक सरप्राइज छा गया। वो हाल अभिनव और ईशान का भी था। अभिनव को अंदाजा नहीं था कि उसे बुलाने वाली इतनी यंग और खूबसूरत लड़की होगी, और खास तौर पर उसने जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी वो स्पेशली सीड्यूसिंग थी। उसके शरीर का एक एक कर्व उस ड्रेस में उभर कर आ रहा था और वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। वे तीनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी ईशान ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। आखिरकार ईशान के कमेंट से सानिया वापस होश में आई और अभिनव को गुस्से भरी निगाह से देखने लगी। उसने खुद से कहा, ये कितना बदतमीज बॉडीगार्ड है जो अभिनव के पीछे पीछे प्राइवेट रूम में आ गया। मैंने ये कमरा स्पेशली तैयार करवाया था, लेकिन इस बॉडीगार्ड ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अभिनव ने भी सानिया का वो लुक नोटिस कर लिया और अपने आप से बोला, इस लड़की ने खुद ही मुझे इनवाइट किया है और फिर अब खुद ही मुझे इस तरह का लुक दे रही है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? अगले पल सानिया कमर मटकाते हुए ईशान के पास गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हेलो मिस्टर अभिनव, मेरा नाम सानिया है। आज मित्तल फैमिली की तरफ से मैं आपको ग्रीट करने आई हूँ। नाइस टू मीट यू। सानिया की ये बात सुनकर अभिनव और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। वे दोनों ही समझ गए थे कि वो उन दोनों को कंफ्यूज कर रही थी। अभिनव मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, सानिया मित्तल, यहाँ तो तुमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। तुम बिना मेरी शक्ल पहचाने मुझसे मिलने कैसे आ सकती हो? ईशान के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट छा गई थी। तभी सानिया ने अभिनव को गुस्से से देखा और कहा, व्हाट्स सो फनी? असल में सानिया और उसके दादाजी ने प्लान किया था कि वो आज की रात अभिनव के साथ कमरे में बिताएगी और अभिनव की खास बन जाएगी। लेकिन अब बॉडीगार्ड के वहां होने से उसका सारा प्लान खराब हो गया था। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। जब अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया तो सानिया दोबारा ईशान को देखते हुए बोली, मिस्टर अभिनव, लगता है आप बहुत ही दिलदार आदमी हो जो आप अपने बॉडीगार्ड को भी ऐसे प्राइवेट रूम में साथ ले आए। मैं अब तक जितने भी बड़ी बड़ी फैमिलीज के उत्तराधिकारियों से मिली हूँ, वे सब अपने बॉडीगार्ड्स को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। ये सुनते ईशान ठहाका लगाकर हंस पड़ा, जिसकी वजह से सानिया काफी एम्बैरेस हो गई। तभी ईशान ने डिसमिसिवली हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम दोनों भाइयों की तरह हैं, इसलिए इतना फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव भी चुप रहा क्योंकि वो भी इस गेम को खेलना चाहता था ताकि सानिया के असली इंटेंशन को समझ सके।
तभी ईशान एक कदम आगे बढ़ा और सानिया के खूबसूरत फिगर को चेक आउट करते हुए बोला, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। आई एम ट्रूली एस्टोनिश्ड। ईशान की नजरों को अपने बदन पर पड़ते हुए और उसकी तारीफ सुनते हुए सानिया मन ही मन खुश होने लगी और अपने आप से बोली, चलो पहला इंप्रेशन तो अच्छा पड़ा है, अब कुछ ही देर में अभिनव मेरी खूबसूरती के जाल में फंस चुका होगा। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इतनी भी खास नहीं, आप तो बस ऐसे ही तारीफ कर रहे हो। ईशान और सानिया अभी भी एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे थे और दोनों की चेहरों पर स्माइल थी। अभिनव ये देखकर हैरान था कि दुनिया में ईशान की तरह भी लोग थे जिनके अंदर लड़कियों को इम्प्रेस करने का स्किल अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन उनके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी। अब तक अभिनव ये भी समझ चुका था कि मित्तल फैमिली ने उसे क्यों इनवाइट किया था। ईशान ने सानिया का खूबसूरत सा हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बेड पर ले जाते हुए बोला, कम ऑन सिट। सानिया जाकर ईशान के पास बेड पर बैठ गई। उन दोनों की आंखों ही आंखों में एक शरारत चल रही थी और अभिनव उन दोनों को इग्नोर करता हुआ चुपचाप एक कोने में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या ईशान और अभिनव सानिया को अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे? जब सानिया को ये सब पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी? आखिर मित्तल परिवार का असली गोल क्या है? क्या परमार इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने के साइड इफेक्ट्स अभिनव को झेलने पड़ेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव जानता था कि ईशान सानिया के साथ ऑक्शन के बाद क्या करने वाला था। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि उसके फाइनेंस बिजनेस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तभी सानिया ने सिलेक्टिव आवाज में कहा, बाय द वे मिस्टर अभिनव, आज रात का ऑक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनकर इंस्टिंक्टिवली अभिनव ने सानिया की तरफ देखा। सानिया ने अभिनव को देखकर मुंह बनाया और फिर मुस्कुराकर ईशान से बोली,